Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विषय वस्तु और उनके अर्थ के बारे में और उनका हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, या आप कहें उनकी क्या उपयोगिता है, इसके विषय में हम लोग इस व्याख्यान में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वर्क मोटिवेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में लीडरशिप के अर्थ, उसके फंक्शंस तथा लीडरशिप की जो डिफरेंट थेरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। इन थेरीज़ को हम किन मेन कैटेगरीज़ में या आप कहें किन मेन सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यह हमने अब तक चर्चा की। ये जो लीडरशिप की थेरीज़ की कैटेगरीज़ हैं या आप कहें सेक्शंस हैं, ये किस आधार पर बनाए गए हैं कि वो जो थेरीज़ हैं उनका क्या बेसिक मीनिंग है, उन थेरीज़ में लीडरशिप को किस प्रकार परिभाषित किया गया है और उसमें लीडरशिप के किन किन कंपोनेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे ट्रेड थेरीज़ में हमने देखा कि लीडरशिप को स्पेसिफिक ट्रेड्स के रूप में डिफ़ाइन किया गया और माना गया कि ये ट्रेड्स ही आगे लीडर्स को निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ पर हम लोगों ने लीडरशिप का जो फोकस है वो ट्रेड्स से हटकर व्यवहार, बिहेवियर के पैटर्न्स के बारे में हमने देखा किस प्रकार परिवर्तित हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कंटिजेंसी थेरीज़ ऑफ लीडरशिप के बारे में लास्ट के लेक्चर में चर्चा की और देखा कि कंटिजेंसी के कैटेगरीज़ में जो थेरीज़ आती हैं वो किस प्रकार लीडरशिप को एक डिफरेंट तरीके से परिभाषित करती हैं, जिससे हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी अभी तक लीडरशिप के बारे में वो किस प्रकार और इम्प्रूव हुई। उसमें हम लोगों ने फिडलर के मॉडल को पढ़ा और ये जाना कि किस प्रकार लीडरशिप में फॉलोवर्स का, सिचुएशंस का, टास्क का क्या क्या योगदान रहता है। तो कंटिजेंसी की थेरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आज से हम लोग लीडरशिप की जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं, अर्थात जो नई थेरीज़ हैं, नए सिद्धांत हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग लीडरशिप की कंटेम्प्रेरी जो थेरीज़ हैं वो किस प्रकार लीडरशिप को प्रभावित करती हैं, वो किस प्रकार बाकी की जो थेरीज़ हैं उनसे डिफरेंट हैं और क्या ये जो थेरीज़ हैं ये बाकी की थेरीज़ से अधिक महत्वपूर्ण हैं या इनका लीडरशिप के जो लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें ये क्या अपना योगदान देती हैं, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही आपको समझ में आ सकता है कंटेम्प्रेरी, तो कंटेम्प्रेरी का क्या अर्थ होता है? जो अभी नए हैं, मतलब जो अभी के समय के, अभी के युग के हैं। तो यहाँ हम लोग ये जो थेरीज़ हैं इन्हें कह सकते हैं
कि ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास लीडरशिप की, उसमें इसने कुछ नई जो इन्फॉर्मेशन है, जो आजकल का समय है, एरा है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी चाहिए, उसी के अनुसार हमने इन थेरीज़ में स्पेसिफिक परिवर्तन किए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि कंटेम्प्रेरी थेरीज़ क्या हैं, किस प्रकार लीडरशिप को प्रभावित करती हैं, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमारी हेल्प करती हैं, और कौन कौन सी थेरीज़ को हम लोग कंटेम्प्रेरी थेरीज़ के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कंटेम्प्रेरी जो थेरीज़ हैं, समकालीन सिद्धांत, ये किस प्रकार से हमें नई जानकारी देती हैं कि ये जो लीडरशिप है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते हैं, अर्थात इनमें समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जिस प्रकार से लीडरशिप को अब से काफ़ी समय पहले परिभाषित किया गया, समझा गया और उसकी उपयोगिता को निर्धारित किया गया, समय के अनुसार धीरे धीरे उसके अर्थ में, उसकी उपयोगिता में, समय के अनुसार और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट चेंजेस इनकॉर्पोरेट होते रहे, उसके अनुसार लीडरशिप के मीनिंग में, उसके फंक्शंस में कुछ चेंजेस आते रहे। और चूंकि वो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा, इसी कारण हमें धीरे धीरे जो एग्जिस्टिंग थेरीज़ हैं उनमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसका जो उपयोगिता है, उसका जो अर्थ है, उसको और बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो ये जो थेरीज़ हैं, कंटेम्प्रेरी थेरीज़, ये जो एग्जिस्टिंग थेरीज़ हैं, समहाउ उनमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसमें इन चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स को ऐड करके, नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके उनको समय के अनुसार और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। तो जो लीडरशिप है हमेशा इवॉल्व होता रहा, और जो नेतृत्व है, इसमें जहाँ हम लोग पहले नियंत्रण, कंट्रोल की बात करते थे, आदेश, ऑर्डर की बात करते थे, धीरे धीरे ये मूव हुआ और अब हम लोग लीडरशिप को इन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर किन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से समझने लगे कि लीडरशिप में मोटिवेशन, अर्थात हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने ग्रुप मेंबर्स को किस प्रकार मोटिवेट कर सकते हैं। कंट्रोल, ऑर्डर, अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या ऐड कर रहे हैं, मोटिवेशन। उसके साथ साथ अब लीडरशिप में और क्या कॉन्सेप्ट्स ऐड होने लगे, क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हुई कि लीडरशिप को डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। लीडरशिप को अब हम लोग मोटिवेशन और डेवलपमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं, उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं, और जो थेरीज़ हैं आगे उसमें हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हुए, वो हुए इनोवेशन, अर्थात अब हम लोग लीडर्स को इनोवेशन के कॉन्सेप्ट्स में समझेंगे और ये समझेंगे कि इनोवेशन का लीडरशिप की स्टाइल में क्या उपयोगिता है, और इनोवेशन के माध्यम से हम लोग किस प्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके माध्यम से, जो ग्रुप है उसके मेंबर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाकर उसको लीड करके। तो यहाँ पर ये जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं ये और नए तरीके के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और यूनिक वेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि और नए मेथड्स हैं जिन मेथड्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये यूनिक हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थेरीज़ हैं उनसे यूनिक वे में नए माध्यम से अब हम लोगों ने लीडरशिप को परिभाषित और उसके सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। जैसे मोटिवेशन, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये क्या हुआ,
ये नए मेथड्स हैं जो ऐड ऑन हुए एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, और यूनिक वे, नए तरीके से। तो अब आप देखेंगे जो आगे की थेरीज़ हैं उनमें एक यूनिक तरीके से लीडरशिप को, फॉलोअर्स को, और जो लीडर्स और फॉलोअर्स का रिलेशनशिप है उसको एक बिल्कुल यूनिक तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जैसा पुरानी या एग्जिस्टिंग जो थेरीज़ हैं उसमें वो जो कंपोनेंट है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिसिंग थी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं ये अपने अर्थ के रूप में, अपने फंक्शंस के रूप में और अपनी एक्सप्लेनेशन के रूप में एग्जिस्टिंग नॉलेज से नई है या यूनिक हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ का क्यों ज़्यादा उपयोगिता है, या हम ये कह सकते हैं कि क्यों हम इनके बारे में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे आप यदि देखेंगे तो अगर आज आपकी एज 30 है या 40 ईयर्स है तो आपने देखा होगा कि पिछले ही कुछ सालों में, या यदि आप बिल्कुल टीनेजर भी हैं तो आप देखे होंगे कि लास्ट के कुछ ईयर्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। तो यदि आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क होता था, ऑर्गेनाइजेशंस जिस प्रकार से फंक्शन करती थी, अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले किस प्रकार से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस लगती थी वो अब डिफरेंट हो गया है। पहले अगर रजिस्टर में अटेंडेंस मेंटेन होती थी तो अब आप देखेंगे कि बायोमेट्रिक्स हैं। बायोमेट्रिक्स में भी पहले हम लोगों ने देखा कि थंब इम्प्रेशन यूज़ होते थे, अब धीरे धीरे आपके आईज स्कैन होती हैं। उसके साथ साथ अब हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है तो हम उसको लाइव ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। पहले अटेंडेंस के लिए यदि हम किसी तरीके से कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते थे सिर्फ मैनुअल रजिस्टर्स में, तो अब डिजिटल में ये उससे डिफ़िकल्ट हो गया है। इसी के साथ साथ यदि पहले एक किसी कार्य को करने के लिए हमें डिफरेंट मशीन्स का इस्तेमाल करना होता था, तो अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं कि जो व्यक्तियों के कार्य करने का पैटर्न है, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, वो अब धीरे धीरे कम्प्लीटली चेंज होता जा रहा है। तो चूँकि टेक्नोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज हुए तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसकी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4-5 साल में ये मेजर चेंजेस आए हैं, इससे पहले भी यदि देखा जाए तो पहले के काम करने के तरीके और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन करने के तरीकों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। जैसे एक केस स्टडी के रूप में यदि आप देखेंगे तो जब पहले टाइपराइटर्स पे काम होता था और उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर्स आने लगे, तो लोगों ने टाइपराइटर से कंप्यूटर पर जो काम करने का तरीका था उसे मूव करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस की। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कर्मचारियों ने वो जो चेंज था उसे अपोज भी किया। तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न है कि कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए उनके बिहेवियर में भी परिवर्तन होगा। किस प्रकार वो काम करेंगे, किस प्रकार रेस्पॉन्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में इस प्रकार रेगुलर चेंजेस होते हैं तो यह भी बहुत सामान्य है कि जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे जो अपनी उपयोगिता है वो धीरे धीरे कुछ हद तक कम हो सकती है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें देखेंगे कि जो थेरीज़ हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और समय के साथ साथ जो परिवर्तन आए हैं उनके अनुसार उनमें आप परिवर्तन देख सकते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लीडरशिप में भी जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक प्लेस डेवलप किया, क्योंकि
वो ऑर्गेनाइजेशन के इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ही उन परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही उनको डेवलप किया गया और यह इंश्योर करने की कोशिश की गई कि इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इन थेरीज़ की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े। तो उसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि जैसा हमने अब डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और डिजिटलाइजेशन के कारण धीरे धीरे अभी एक इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिस कारण ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में डिफरेंसेस आए और उस कारण हमने लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट या चेंजेस को ऑब्ज़र्व किया। आगे हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप की थेरीज़ हैं अब ये बिल्कुल अनुपयोगी हो गई हैं, अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी जो थेरीज़ हैं ये क्लेम नहीं करती हैं कि एग्जिस्टिंग थेरीज़ आज के समय में कम्प्लीटली यूज़लेस हैं या उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उन थेरीज़ की अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन थेरीज़ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज और उन एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ करते हुए ये जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं ये इस्टेब्लिश की गई। तो जो एग्जिस्टिंग थेरीज़ हैं वो भी यूज़फुल हैं अपनी जगह पर, अपने समय पर, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग इनमें से डिफरेंट थेरीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। अब ये जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं इनका एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फ्लेक्सिबल हैं और अडेप्टेबल हैं। फ्लेक्सिबल का क्या अर्थ है कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आसानी से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल का यही अर्थ होता है कि यदि कोई चीज़ ऐसी हो कि उसमें अगर कुछ बदलाव करने हो, कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज़ है, वो उन चेंजेस को डिनाई करे, रिजेक्ट कर दे कि नहीं, हम इन चेंजेस को नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलते हो कि ये चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है। आपको कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो नए नए इश्यूज़ या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके अनुसार आपको अपने एग्जिस्टिंग वे ऑफ बिहेवियर में, पैटर्न ऑफ बिहेवियर में चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो ये जो थेरीज़ हैं ये बाय नेचर, अपनी नेचर के अनुसार ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है, अर्थात इनको अडेप्ट करना ज़्यादा आसान है। तो ये इन थेरीज़ की कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो थेरीज़ हैं ये ज़्यादा हमें सूटेबल लगती हैं कब? जब जो एनवायरनमेंट है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हो। तो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ की जो उपयोगिता है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट और चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न की सिचुएशन में ज़्यादा हमें उपयोगी दिखाई पड़ती हैं। अब ये जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं इनका जो फोकस है ये इंडिविजुअलिस्टिक या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या एक स्पेसिफिक इशू या एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पर ना होकर इनका जो फोकस है, जो फोकस का स्पैन है, जो एरिया है, वो ओपन है, होलिस्टिक है और इंक्लूसिव जो अप्रोच है ये उसे कंसीडर करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो और नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो और नए चैलेंजेस हैं, जो और नए इश्यूज़ हैं, उनको ये लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और इनका जो पर्पज़ है ये है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर। किसी एक स्पेसिफिक इशू या किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर फोकस ना करके इनका पर्सपेक्टिव ज़्यादा होलिस्टिक है और इसमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट इश्यूज़, चैलेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इंक्लूड करके इंक्लूसिव फॉर्मेट में ये थेरीज़ आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करती हैं। तो अब हम लोगों ने जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं इनका जो बेसिक मीनिंग है और जो इनके बेसिक फीचर्स या आप कहें जो इनके बेसिक नेचर है
उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग इस कैटेगराइजेशन में या इस तरह की थेरीज़ में जो थेरीज़ इनकॉर्पोरेट की गई हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली थेरी है वह है लीडर मेंबर एक्सचेंज थेरी या मॉडल। ये जो थेरी है ये किस पर बेस है? लीडर और मेंबर के एक्सचेंज के रिलेशनशिप पर, इसीलिए इसका क्या नाम है? लीडर मेंबर एक्सचेंज। तो यदि हम देखें इसमें जो मेन फोकस है वो लीडर मेंबर्स के एक्सचेंज, आपके जो रिलेशनशिप है उसका जो एक्सचेंज है उस पर ये आधारित है, इसीलिए इसे हम लोगों ने लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के रूप में इसे जाना जाता है। ये जो थ्योरी है ये जॉर्ज और फ्रेड द्वारा दी गई। इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया, इसके बारे में स्टडी की और अपनी रिसर्च और स्टडीज़ के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इस थ्योरी का जो बेसिक नेचर है, इसका बेसिक आप कहिए जो रूपरेखा है, जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया। और इन्होंने डेवलप किया कि जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार आज के चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न्स और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के लिए किस प्रकार मैक्सिमम उपयोगी साबित हो सके। तो ये जो थ्योरी है ये किस पर फोकस करती है या क्या हमें सजेशन देती है? रोल ऑफ वेरिएबल रिलेशनशिप, किस किस के बीच में? सुपरवाइज़र के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में। सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा रोल ऑफ वेरिएबल रिलेशनशिप। अर्थात यहाँ ऐसा नहीं है कि यदि एक सुपरवाइज़र का एक सबऑर्डिनेट के साथ एक रिश्ता है तो सेम उसी नेचर का, उसी तरह का उसका बाकी सबऑर्डिनेट्स के साथ भी रिलेशनशिप होगा। ये जो रिलेशनशिप है यह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर सकती है तथा समय आने के साथ साथ वो जो रिलेशनशिप है उसका जो रिलेशनशिप का नेचर है वो टाइम के साथ, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के साथ, उनके बिहेवियर पैटर्न में होने वाले चेंजेस के साथ साथ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास किया? सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद इन लोगों ने क्या कहा कि जो रिलेशनशिप है ये पेयर्ड की तरह एक, क्योंकि क्या है ये कह रहे हैं कि एक सुपरवाइज़र का एक सबऑर्डिनेट के साथ एक रिलेशनशिप हो सकता है, उस सुपरवाइज़र का दूसरे सबऑर्डिनेट के साथ दूसरी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, उसका तीसरे के साथ तीसरी तरह का। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जो सुपरवाइज़र है और जो सबऑर्डिनेट हैं ये पेयर में एक कुछ पेयर धीरे धीरे पेयर्स डेवलप कर रहे हैं और ये जो पेयर्स हैं ये वर्टिकल डायड की तरह रेफ़र किए जा सकते हैं। एक सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपरवाइज़र सेकंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपरवाइज़र थर्ड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये पेयर्स डेवलप हुए जिन पेयर्स को हम लोग इस तरीके से वर्टिकली उनके रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। अब इसी कारण से इस पैटर्न की वजह से इसका जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी को हम लोग वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो वर्टिकल डायड डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं और जो उनमें लिंकेजेस हैं, जो रिलेशनशिप हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं उनके इम्पोर्टेंस को हम लोग अपनी थ्योरी में आगे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए इस थ्योरी को कुछ स्कॉलर्स ने या आप देखेंगे कुछ बुक्स में वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी के नाम से भी इसे जाना गया है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं और देखते हैं कि जो वर्टिकल रिलेशनशिप का हम बात कर रहे हैं और लिंकेजेस की बात कर रहे हैं ये किस प्रकार ग्राफिकली हम लोग समझ सकते हैं।
ग्राफिकली ड्रॉ करने से हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम आसानी से उस चीज़ को परसीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि एक होगा लीडर, या आप कह सकते हैं सुपरवाइज़र। तो लीडर, हमने एक कंस्ट्रक्ट लीडर की तरह यहाँ पर प्लेस किया। अब हमारे पास क्या होंगे, इस लीडर के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट एक है, दूसरा सबऑर्डिनेट भी हो सकता है 2, 3, 4, सबऑर्डिनेट 5, सबऑर्डिनेट 6। अभी हम लोग ये हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये जो लीडर है इसके ग्रुप में ये 6 मेंबर्स हैं। हमने इस थ्योरी में क्या अंडरस्टैंड किया कि ये किस पर फोकस करती है, लीडर या सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के जो पेयर में रिलेशनशिप है, या लीडर मेंबर एक्सचेंज। तो यदि मैं ये मानूं कि जो ये लीडर है इसके सबऑर्डिनेट 1 के साथ एक स्पेसिफिक तरह के रिलेशनशिप है, और वैसे ही लगभग इसके सबऑर्डिनेट 2 के साथ भी हैं, सबऑर्डिनेट 3 के साथ भी इसके इसी तरह के रिलेशनशिप हैं, सबऑर्डिनेट 4 के साथ भी इसके इसी तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट 5 और सबऑर्डिनेट 6 है उसके साथ इसके ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस संबंध को माना इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, एक चैन की तरह, और इसी तरह के रिलेशनशिप इनके सबऑर्डिनेट 6 के साथ है। तो आपने देखा कि यहाँ हम लोग लीडर के जो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, किसमें, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप की नेचर है वो जो डिफरेंस हुई, इसी का हम लोगों ने अपनी इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया था। अब देखिए, जैसे अगर ये जो इनके हैं 1 2 3 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके साथ जो इनके रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, मान लिया वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल रिलेशनशिप ये लोग ओन करते हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले जो 2 लोग हैं, इनका जो ग्रुप डेवलप हुआ, इनके साथ इनके ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, लीडर इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या बना लिया, एक अपना ग्रुप बना लिया है जो इन ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है, किसके साथ, लीडर के साथ। और जो दूसरे वाले पहले 4 हैं वो एक आउट ग्रुप की तरह, क्योंकि आउट ग्रुप के साथ आप कैसे रिलेशनशिप रखते हो, काम से काम, फॉर्मल रिलेशनशिप। तो उनके आपके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते हैं, उन्हें आप आउट ग्रुप के मेंबर्स की कैटेगरीज में रखते हैं। तो इस थ्योरी में भी यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट का ग्रुप है इसे आउट ग्रुप, और ये जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, इसे इन ग्रुप कहा गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडर मेंबर एक्सचेंज रिलेशनशिप में जो डायनेमिक हो सकता है रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप वेरिएबल हो सकता है, उसको ग्राफिकली यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे ये डिस्कशन करते हैं कि जो आउट ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जो इन ग्रुप मेंबर्स हैं इनकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किस प्रकार इन ग्रुप मेंबर और लीडरशिप के जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, और किस प्रकार लीडर और आउट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके रिलेशनशिप को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन ग्रुप सबऑर्डिनेट हैं, अर्थात वो कर्मचारी जो इन ग्रुप जो ग्रुप बना है, जो उसके क्लोज ग्रुप बना है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहला, स्मॉल इन नंबर्स,
क्यों? क्योंकि आप जो अपना क्लोज ग्रुप होता है उसमें कैसे लोगों को रखना चाहते हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिनका जो परफॉर्मेंस हो बहुत अच्छा हो, किन शब्दों में जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। जैसे आप अगर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या जो गवर्नमेंट है, इनका एग्जाम्पल भी अगर देखेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ के पास स्वतंत्र प्रभाव होता है। जो मेन लीडर है, माना अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका एक इन ग्रुप होगा, उनकी खुद की पार्टी में, उनके खुद की गवर्नमेंट में भी, और उस इन ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो उनके बहुत क्लोज रहते हैं, जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उन्हें आप देखिए कि जो अच्छा पोर्टफोलियो होता है, मतलब जो उनके मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उनको उन्हीं को देते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी लेंगे, आप इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी लेंगे। तो जो क्लोज ग्रुप है, इसके मेंबर जो उस संगठन का या उस जो ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इन ग्रुप मेंबर्स को दी जाती है। तो इसीलिए ये क्या होते चले जाते हैं, नंबर्स में कम होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 100 का ग्रुप है तो आप 100 में से 80 पर उसी लेवल का, उसी मैग्नीट्यूड का ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे। उन 100 में से 5, 8, 10 वो लोग होंगे जिनके ऊपर आप मैक्सिमम ट्रस्ट कर रहे होंगे, जिन पर आप लोग मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो इसीलिए ये बाय नेचर क्या होते हैं, स्मॉल हो जाते हैं नंबर्स में। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, ये लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होते हैं। जो लीडर है इनके ऊपर हद से ज़्यादा का अर्थ ये नहीं है कि अपने से भी ज़्यादा, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं, जो आउट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में ट्रस्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने अभी कहा, इनके ऊपर जो असाइनमेंट दी जाती हैं ड्यूटीज़ का, वो कौन सी होती है, स्पेशल। मतलब जिन ड्यूटीज़ का महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके ग्रुप की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, उनकी बेटर फंक्शनिंग में। जो ज़्यादा अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो आप इन ग्रुप मेंबर्स को देते हैं। उसके बाद इनके ऊपर क्या होती हैं, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्यों हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? क्योंकि जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपके पास अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई हैं, तो आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य आपको दिए गए हैं, तो आपकी जो जिम्मेदारी होंगी वो उन कार्यों के पर्सपेक्टिव में, उसी के प्रपोर्शन में और जिम्मेदारीपूर्ण होता चला जाता है। यदि मुझे ऐसा काम दिया गया हो कि जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो, तो क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी भी कम होगी, मैं रिलैक्स करूँगा, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कुछ जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो एक मेजर फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन की हायर पोजीशंस पर वर्क कर रहे हैं, टीचिंग में हायर पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं, वो लोग क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे ज़्यादा। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो चूँकि वो ज़्यादा जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। उनकी एक छोटी सी गलती, उनके द्वारा किया गया कोई भी गलत काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है। इसीलिए इनके ऊपर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। अब ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है कि कुछ हद तक आपको जो कार्य करने के तरीके हैं या फंक्शंस हैं, उनमें डिसीज़न लेने की एक फ्रीडम होती है टू सम एक्सटेंट। मतलब एक हद तक आप कुछ निर्णय अपने अनुसार ले सकते हैं। आपको हर निर्णय के लिए बार बार सीधा लीडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लीडर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन और लीडर के बेटरमेंट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए आप कुछ डिसीजंस को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इनके पास ऑटोनॉमी होती है। आप बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में, बिहेवियरल एग्जांपल्स में भी देखेंगे
तो जो अगर कोई एक लीडर है और उसका कुछ छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लोगों को रखता है, तो यदि आपका लीडर तक रीच नहीं है तो आप कई बार क्या करते हैं कि जो उसके क्लोज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा काम करा दीजिए या इस काम को आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आप क्यों उस मेंबर के पास जा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि कुछ हद तक इसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसकी जो निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी है, ये मुझसे ज़्यादा है। मैं यहाँ पर अगर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ डिसीज़न लेने के लिए, और लीडर के पास या तो भी समय नहीं है या मेरा उस तक रीच नहीं है, तो मैं इन मेंबर्स के द्वारा उस काम को आगे बढ़ा पाता हूँ। उसके बाद है हायर रिवॉर्ड। हायर रिवॉर्ड का क्या अर्थ है कि जो इन ग्रुप मेंबर्स हैं इनको कार्य करने की ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कार्य दिए गए हैं, तो इसी के साथ साथ इन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड देने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अर्थात इन्हें रिवॉर्ड भी आउट ग्रुप का जो मेंबर है उनके प्रोपोर्शन में, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है, वो हाईली रिवॉर्डेड होते हैं। उसके बाद सपोर्ट। सपोर्ट का क्या अर्थ है कि जो लीडर है वो इन ग्रुप मेंबर्स की सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है। इन ग्रुप मेंबर्स के पास हमारे लीडर की हमेशा एक सपोर्ट बनी रहती है। तो आप देखिए कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, लीडर के जो क्लोज ग्रुप मेंबर्स, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, उनसे कुछ गलती हो जाए या कुछ इशू आ जाए, तो लीडर क्या करता है, अपने मेंबर्स की सपोर्ट के लिए वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है, वहाँ पर आता है, उनको डिफेंड करता है, उनके इश्यूज़ को समझने की कोशिश करता है, ताकि वो ये इस्टेब्लिश कर सके कि मुझे आप पर ज़्यादा ट्रस्ट है। तो सपोर्ट अगर वो वहाँ प्रोवाइड कराता है तो ये जो इन ग्रुप मेंबर्स हैं ये उस लीडर के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड तक काम करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके बाद क्लोजनेस। जैसा हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया और ऊपर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये जो ग्रुप मेंबर हैं इनकी क्लोजनेस लीडर के साथ, इनकी रीच लीडर के साथ अधिक होती है। ये ज़्यादा उसके करीब रहते हैं, उसके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन लोगों के पास जो नए प्लान्स आने वाले हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज में है, क्लोज ग्रुप में वे लोग रहते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों का भी कोई एक क्लोज ग्रुप है तो आप देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी प्रॉब्लम्स किन के साथ शेयर करते हैं, वो जो क्लोज ग्रुप है आपका, जो इन ग्रुप है। तो यहाँ पर क्लोजनेस इनकी लीडर के साथ अधिक मात्रा में रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आउट ग्रुप सबऑर्डिनेट हैं, इनके समहाउ जो इन ग्रुप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे इन्हें लेस सपोर्ट और अटेंशन मिलता है। आउट ग्रुप के मेंबर हैं, इनका डिस्टेंस भी उनसे ज़्यादा रहता है, तो जो लीडर है वो सपोर्ट के लिए, इश्यूज़ के समय पर उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर उसका होना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है। और चूँकि आउट ग्रुप मेंबर हैं तो लीडर का जो अटेंशन है इन लोगों पर वो भी कम होता है। उसके बाद इनके पास लेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ओके, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उनके साथ क्लोजनेस नहीं होती, तो ना ही तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ ज़्यादा शेयर कर पाते हैं, ना ही जो लीडर है वो इनके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। उसके बाद लेस नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्लान। जैसा इन ग्रुप मेंबर के पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो क्लोज होते हैं लीडर के पास, इनके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो फ्यूचर प्लान की नॉलेज काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। अब चूँकि इन ग्रुप के पास तो ऑटोनॉमी है, वो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि क्लोज ग्रुप मेंबर हैं, लेकिन ये जो आउट ग्रुप मेंबर हैं इनका डिसीज़न मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम होता है। और इस प्रकार अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन ग्रुप मेंबर की और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है आउट ग्रुप मेंबर्स की और उनके रिलेशनशिप की किसके साथ, लीडर के साथ, ये अब हम लोगों ने इस स्लाइड और इन पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो लीडर मेंबर एक्सचेंज
की जो थियरी है वो किन स्टेप्स में पूरी होती है और उस स्टेप का क्या क्या यहाँ पर योगदान है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज है वो बताया गया है रोल टेकिंग। रोल टेकिंग का क्या अर्थ है कि जब आप पहले ग्रुप में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, आपको आपके रोल्स, आपको आपकी ड्यूटीज़, आपको आपके जिम्मेदारियां आपको बताई जाती हैं। तो ये कौन सा वाला फेज़ हुआ, जब आप ग्रुप में एंटर कर रहे हैं, एंट्री इनटू द ग्रुप, तो एंट्री वाला फेज़ हुआ। यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो आपको जब रोल्स और ड्यूटीज़ असाइन होती हैं तो आपका क्या टास्क होता है, उन रोल्स को, उन ड्यूटीज़ को, उन टास्क को फुलफ़िल करना, कंप्लीट करना। तो ये पूरा वाला फेज़ कौन सा हुआ, रोल टेकिंग का फेज़। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो है रोल मेकिंग। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो पहले वाले स्टेप्स और दूसरे वाले स्टेप के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्रुप मेंबर हैं, वो इन ग्रुप या आउट ग्रुप में अपने अपनी परफॉर्मेंस, अपने अपने रिलेशनशिप नेचर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, रेगुलाइजेशन। रेगुलराइजेशन का क्या अर्थ है, नियमितीकरण, मतलब जो जहाँ पर प्लेस बना है धीरे धीरे उसका उस ग्रुप में जो प्लेस है वो सीमेंटेड होता जाता है, अर्थात सुदृढ़ होता चला जाता है। यदि आप इन ग्रुप के मेंबर हैं तो इन ग्रुप में, यदि आउट ग्रुप के मेंबर हैं तो आउट ग्रुप में। लेकिन अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यदि आप आउट ग्रुप के मेंबर हैं तो इन ग्रुप में आपका प्लेस पाना, या इन ग्रुप के मेंबर हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आउट ग्रुप में आपको पुश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ ये इसका अर्थ नहीं है कि जो इन ग्रुप में है वो हमेशा फिर इन ग्रुप में ही रहेगा, या जो आउट ग्रुप में है वो हमेशा आउट ग्रुप में ही रहेगा। समय और परफॉर्मेंस के बाद ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसके माध्यम से ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, अपने उस प्लेस को, अपने उस ग्रुप को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं यदि वो इसके लिए आगे एफर्ट्स करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक लीडर मेंबर एक्सचेंज की जो थ्योरी थी उसके डिस्कशन को कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे जो थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, उसका डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, लीडरशिप में जो कैरिस्मेटिक थ्योरी है, ये जो इसका ट्रेडिशनल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि लीडर कैसे डिफ़ाइन होते हैं, कि उनके अंदर कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं, इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, और उन ट्रेट्स की वजह से वो लोग समय पे जब आगे आवश्यकता होती है तो एक लीडर की तरह डेवलप होते हैं। तो जो कैरिस्मेटिक थ्योरी है, इसका जो बेसिक मॉड्यूल है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो इसी कॉन्सेप्ट, इसी फाउंडेशन पे लाई करता है। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो एक व्यक्ति है उसके अंदर कुछ कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो दूसरों को ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनबॉर्न कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर या तो कोई बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी है कि वो दूसरों को आसानी से प्रभावित कर ले रहा है, या उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपने उससे थोड़ी देर बात की तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उसने जो कहा आपको लग रहा बिल्कुल 100% सही है। तो कई बार आप लोग लीडर्स में या जो सेल्स मैनेजर्स हैं उनमें देखते हैं कि जब वो आते हैं तो उनकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उनकी परसुएशन स्किल बहुत अच्छी होती है, और वो एक करिश्मा सा कर देते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो फिर उन ग्रुप के जो लीडर्स हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा बाकी के ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, ये इसी पे बिलीव करती है कि वो जो इन्फ्लुएंस है ये बहुत हायर लेवल का होगा, और जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो उस कैरिस्मेटिक लीडर के अंडर इन्फ्लुएंस में आने के कारण उसी तरह का व्यवहार आगे रिप्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने अभी इस इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में कहा, ये किस पर बेस्ड है, जो बेसिक क्लासिकल जो अप्रोच है उसके जैसा लगता है। इसका नेचर, इसका मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन, और ये क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंस है ये किसके कारण हो रहा है, कुछ पर्सनैलिटी या पर्सनल ट्रेट्स के कारण। जैसा हम लोगों ने
क्लासिकल जो अप्रोच थी उसमें पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियरिस्ट थियरीज़ में ये भी इस्टेब्लिश किया कि इस जो एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं और किस प्रकार उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो बिहेवियरिस्ट थे या जो बिहेवियरल थियरीज़ हैं वो आगे बिहेवियरल पैटर्न और आगे कंटिजेंसी की जो थियरीज़ हैं वो सिचुएशन पर, कॉन्टेक्स्ट पर आगे फोकस करती हैं। लेकिन ये जो थियरी है इसका जो मेजर फंक्शन है वो है एक स्पेसिफिक पर्सनल ट्रेट्स पर फोकस करना। अब आगे वेबर ने किस तरीके से करिश्मा को डिफाइन किया, एक ग्रीक वर्ड की तरह गिफ्ट, मतलब ये जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेरे लिए गिफ्ट की तरह हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की तरह हैं। मैं गिफ्टेड हूँ उन पर्टिकुलर पर्सनल एबिलिटीज़ को पाने का, तो चूंकि मेरे पास वो हैं अब मैं उनको आगे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सामान्य लोगों से अलग प्रतीत होते हैं। जैसा हम शब्द से कह रहे हैं कैरिस्मेटिक, तो कौन कैरिस्मेटिक या ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ग्रुप है, हमने ये ग्रुप माना और इस ग्रुप में सभी लोग कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सामान्य व्यवहार का पैटर्न ये है, इसे हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामान्य व्यवहार के पैटर्न को। अब इसमें अगर सभी लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो बाकी लोग इस तरह के व्यवहार से क्यों इन्फ्लुएंस होंगे। वो लोग किस तरह के व्यवहार से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो डिफरेंट हो, अलग हो। माना दूसरे बिहेवियर पैटर्न को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चूँकि यूनिक है, अलग है, तो ये अब क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा बाकी लोगों को। तो यही यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि ये जो लोग हैं इनका जो बिहेवियर पैटर्न है ये एवरेज जो बिहेवियर पैटर्न है, एवरेज जो लोग हैं उनसे डिफरेंट होता है। कॉमनली आप इसे एग्जाम्पल के रूप में जो रिलीजियस या करिश्मेटिक पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं इनके अंदर एक करिश्मा होता है कि ये जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस बात को जब ये लोग कहते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो कैरिस्मेटिक शक्ति है। तो इसी प्रकार से ये लोग बाकी लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस आप सोशल रिफॉर्मर्स में भी पा सकते हैं कि किस प्रकार वो लोग भी अपनी इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से बाकी जो सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म्स इस्टेब्लिश कर पाए। इन लोगों का अब सेल्फ एफिकेसी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करने की कॉन्फिडेंस इनके अंदर हाई होता है कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। जब मेरे अंदर मेरी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तभी मेरे अंदर ये जो कैरिस्मेटिक क्वालिटीज़ हैं इनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो इसी के बाद द्वारा निर्धारित होता है। उसके बाद इनमें किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आइडियोलॉजिकल। इनका पास एक आइडियोलॉजिकल विज़न होता है। उस आइडियोलॉजिकल विज़न के माध्यम से ये लोग बाकी जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अधिकतर समय पर हमने ये देखा है कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं ये लोग खुद को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करते हैं ताकि बाकी जो मेंबर्स हैं उनको ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकें। अब हम लोग जो कैरिस्मेटिक लीडर्स की बाकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल रिस्क। जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ये लोग रिस्क लेने में, पर्सनली रिस्क लेने में इनकी टेंडेंसी हाई होती है। ये लोग आसानी से जहाँ पर ज़्यादा कंडीशंस में रिस्क है उन रिस्क को लेते हैं ताकि बाकी लोग भी फिर इनको देखकर उस तरह के व्यवहार में इन्वॉल्व हों। उसके बाद इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, फॉलोअर्स के नीड को लेकर वो हाई होती है। तो जैसे आप देखेंगे जो रिलीजियस लीडर होते हैं या जो बहुत पॉलिटिकल कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ये लोग अपने फॉलोअर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे फॉलोअर्स की क्या नीड है, हमारे फॉलोअर्स की क्या प्रॉब्लम है और हम लोग किस प्रकार इन फॉलोअर्स की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो नीड हैं, इन्हें फुलफ़िल करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं।
चाहे हम इन्हें इसके लिए कोई नया विज़न दें, चाहे इनके बिलीफ में कोई चेंजेस लाएं या कोई नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये लोग अपने फॉलोवर्स को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव शो होते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या अर्थ है कि अपनी बात को दृढ़ निश्चय से रखना और अपने उस निश्चय को दृढ़ता से पूरा करना। तो जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं ये डिटर्मिनेशन पर हाई होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि ये कोई बात कह रहे हैं, कोई विज़न दे रहे हैं, कोई प्लान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, उस मिशन को अचीव करने में अपनी जो इनके एफर्ट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देंगे। हमेशा उस मिशन, उस विज़न, अपने उस प्रोग्राम के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या अर्थ होता है कि ये बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर करते हैं। किसके लिए? उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उस पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न में इन्वॉल्व होने के लिए ये हमेशा इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फॉलोवर्स। इनका अपने फॉलोवर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस होता है, जिससे ये अपने फॉलोवर्स के जो बिहेवियर हैं उनको काफ़ी हद तक चेंज कर पाते हैं। इसके बाद अनकन्वेंशनल बिहेवियर। अनकन्वेंशनल बिहेवियर का क्या अर्थ होता है कि जो इनका व्यवहार है वो जो एग्जिस्टिंग वे ऑफ बिहेवियर है उससे डिफरेंट होता है। जैसा बाकी लोग कर रहे हैं उससे यूनिक होता है, और जो एग्जिस्टिंग वे ऑफ बिहेवियर है उससे ये नए, इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो व्यवहार है वो समहाउ अनकन्वेंशनल होता है। उसके बाद फॉलोवर्स जो होते हैं ये लीडर और उसके मिशन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं कैरिस्मेटिक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में। तो आप देखेंगे कि जो बहुत कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो अपने लीडर के अगेंस्ट में कोई भी ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो उसके मिशन के लिए, लीडर के लिए हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर फॉलोवर्स का जो कमिटमेंट है वो हाई होता है। साथ ही साथ जो लीडर है वो फॉलोवर्स के साथ हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से उसको समझ रहा है, इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होती हैं। अब हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम फॉलोवर्स। जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है इसमें फॉलोवर्स का हाई लेवल का कोऑपरेशन लीडर्स को मिलता है। हाई मोटिवेशन मतलब इस लीडरशिप में हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फील करते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि जो मोटिवेशन है कैरिस्मेटिक लीडरशिप में हाई लेवल की आपको दिखाई पड़ती है। उसके बाद सिचुएशंस का जो कैरिस्मेटिक मोटिवेशन है इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि लिमिटेड इफ़ेक्ट पड़ता है सिचुएशन के फैक्टर्स का, सिचुएशंस का, क्योंकि यहाँ पे जो मेन थीम है, मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? कैरिस्मेटिक लीडर के ऊपर। तो सिचुएशन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट यहाँ पर धीरे धीरे मिनिमाइज होता चला जाता है। अब हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं इनकी क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं। तो कॉमनली बुक्स में इसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं। इन 4 स्टेजेस में क्या है, जैसे पहली जो स्टेजेस है वो है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम। डिटेक्टिंग प्रॉब्लम का अर्थ है कि पहली स्टेज में हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है नीड्स को लेकर वो हाई रहती है, और हम नीड की जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं और विज़न क्रिएट करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन। किसके बारे में? जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं। तो सेकंड वाला जो स्टेज है वो किससे डिनोट हो रहा है? कम्युनिकेशन से और मोटिवेशन से। जो थर्ड स्टेज है वो क्या बता रहा है? ट्रस्ट कितना है, रेस्पेक्ट, रिस्क टेकिंग,
ये सब चीज़ें किससे निहित हैं? इसके थर्ड स्टेज में। इसके साथ साथ उसका बिहेवियर, और जो लास्ट स्टेज है वो क्या हमें शो कर रही है कि यहाँ पर जो लीडर है वो किस तरीके से रोल मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है, या जो रोल मॉडल्स हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं। उसके साथ साथ अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स, जो ये प्लान्स हैं अनकन्वेंशनल, जो मेथड्स हैं अनकन्वेंशनल, उस प्रॉब्लम को समझने के, उन इश्यूज़ को समझने के और उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैरिस्मेटिक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा। अब हम लोग जो आगे कॉन्सेप्ट हैं, जो दो थेरीज़ हैं, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और जो दूसरी है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो बेसिकली जो हम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे थे तो दो चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे, एक उनमें से था चेंज, एक था स्टेबिलिटी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये किस पर फोकस कर रही है? चेंज पर, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने का क्या अर्थ होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसे ट्रांसफॉर्म करके नई चीज़ बनाएं, नई डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको ट्रांसफॉर्म करें। आप लोगों ने आम भाषा में भी देखा होगा कहते हुए कि उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ट्रांसफॉर्म क्या करने का अर्थ था कि उसने जो प्लान किया, जो उसके विज़न थे, उस विज़न को अचीव करने के लिए जो एक रास्ता था, उस रास्ते पे चलते चलते धीरे धीरे उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये वाली जो थ्योरी है ये किस पे फोकस कर रही है? हमारे चेंजेस पर, जो चेंजेस हमें किए गए हैं कि हमें करने हैं अपने पर। तो ये हमेशा किस पे ज़्यादा फोकस करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी नीड ऑफ चेंज, कि कौन कौन से चेंज की नीड है, आवश्यकता है अभी हमारे पास। उसके साथ साथ उसके लिए एक विज़न, एक गाइडेंस के लिए एक प्लान तैयार करेगी कि ये मेरा विज़न है, ये मुझे अचीव करना है और ये चेंजेस के माध्यम से मैं अपने उस प्लान के जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर सकता हूँ। उसके साथ साथ ये क्या फोकस करती है कि ये जो चेंजेस हैं ये इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट हों, इफ़ेक्टिवली हम इन्हें इनकॉर्पोरेट कर सकें। और आगे इसके क्या कहना है कि जो चेंजिंग द नीड है, बिलीव्स हैं, वैल्यू सिस्टम है फॉलोवर्स के। तो आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप चेंज इनकॉर्पोरेट करने से पहले बिलीफ सिस्टम में, वैल्यूज़ में चेंज होता हुआ महसूस करेंगे कि यदि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरा क्या होगा? पहले मेरा बिलीफ चेंज होगा उस पर्टिकुलर जो इंसिडेंस है, जो प्रेजेंट है मेरा, उसके बाद मेरा वैल्यू सिस्टम चेंज होगा ताकि मैं जो अपनी नीड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकूं और उनको लेके जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूं। अब हम आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में देखा, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो लीडर है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है किस किस चीज़ को? वो जो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोग ट्रांजैक्शन का जो फेज़ है उसे कंप्लीट कर सकें, और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने हैं, किसके लिए? इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर लीडर सबसे पहले उन तरीकों को आइडेंटिफाई करेगा, उन वर्क को आइडेंटिफाई करेगा जो हमें कंप्लीट करने हैं, किसके लिए? उस गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। तो यहाँ जैसा हमने पाथ गोल थ्योरी में देखा था कि हम पहले गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं। तो इसी प्रकार ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो लीडर का कार्य है वो है गोल को डिफ़ाइन करना, गोल को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, उन पाथ को डिफ़ाइन करना, उन कार्यों को डिफ़ाइन करना जो उस पाथ में हमें कंप्लीट करने हैं, ताकि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो अपने गोल हैं, उनको इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। उसके बाद जैसा हम लोगों ने अभी कहा, ये किस पर बेस्ड है? पाथ गोल थ्योरी पर। तो यहाँ पर एक और जो इन ट्रांजैक्शनल लीडर्स ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं लोगों को, उन्हीं कर्मचारियों को रिवॉर्ड देना चाहिए जो इफ़ेक्टिवली अपनी परफॉर्मेंस को अचीव कर रहे हैं या इफ़ेक्टिवली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें सभी को रिवॉर्ड ना देकर
उन स्पेसिफिक कर्मचारियों को रिवॉर्ड देना होगा, ताकि ये जो ट्रांजैक्शन का फेज़ है ये धीरे धीरे गोल के मेथड्स के माध्यम से आगे कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शनल जो लीडर्स हैं उनका मेन गोल क्या हो गया, डिफाइन करना गोल्स को और अपने कर्मचारियों को, अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन करना उनका रोल और ये बताना कि कौन कौन से टास्क हैं और उन टास्क को किस तरीके से आप आगे पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ हैं लीडरशिप की, उनके बारे में डिस्कशन किया और जाना कि जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ हैं ये किस प्रकार हमें लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझने और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करती है। तो अब हम लोग आज की इस लेक्चर के माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का जो हमारी चर्चा है उसे समाप्त कर रहे हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित नए टॉपिक्स के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।